हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज ये हमारे लॉ की सीरीज की पहली वीडियो है, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर लॉ होता क्या चीज़ है। ठीक है, लॉ का मतलब होता है, अगर हर जो भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं उसमें एक साथ में एक वर्ड लिखा रहता है एक्ट, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कौन से कंपनीज एक्ट। भाई ये एक्ट होता क्या चीज़ है? एक्ट का मतलब होता है लॉ। लॉ यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। इज इट क्लियर? और अगर हम और हर देश के नागरिक को अपने देश के कानूनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, यानी कि हम सबको अपने देश के कानून की जानकारी होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? जैसे मान लिया कि दीपक जा रहा है रोड पर बिना हेलमेट लगाए अपनी टू व्हीलर से, और पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो कहा कि चालान कटेगा। अब क्यों चालान कटेगा? क्योंकि हेलमेट ना लगाना इज इलीगल। ठीक है, तो उसका अब दीपक ये नहीं कह सकता, ये कह के बच नहीं सकता कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि रोड पर स्कूटी चलाते टाइम मुझे हेलमेट लगाना है, तो वो ये कह के बच नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल के बच सकते हैं कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी। अगर आप इस देश के निवासी हैं, अगर आप भारत देश के निवासी हैं, तो आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि मुझे इस रूल के बारे में पता नहीं था। इज इट क्लियर? अब आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ हमारे नेट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि अभी रिसेंटली जब एक साल पहले नेट का सिलेबस अपडेट हुआ है तो उसमें मर्केंटाइल लॉ एक पूरी यूनिट ही ऐड ऑन की गई है। इज इट क्लियर? तो अगर मर्केंटाइल लॉ की बात करें तो हम लोग हमेशा से ये सोचते चले आए हैं कि मर्केंटाइल लॉ एक पूरी सेपरेट यूनिट है, जैसे क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, उसी तरीके से मर्केंटाइल लॉ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मर्केंटाइल लॉ कोई भी सेपरेट ब्रांच नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। मर्केंटाइल लॉ बोले या कॉमर्शियल लॉ बोले, ये एक सिविल लॉ का ही एक पार्ट है। अगर बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सोर्सेस की, कि सन 1872 में जब ब्रिटिश इंडिया में इस एक्ट को पास किया गया, तो आखिर इसके सोर्सेज क्या क्या थे? सबसे पहला इंग्लिश लॉ, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल था, उसको बेस बना करके सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है इंग्लिश लॉ, उसी को बेस बना करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाया गया। कई जुडिशियल डिसीजंस को हम लोगों ने कंसिडर किया, और जो भी भारत में कस्टम्स यूजेस जो चलते आते हैं रीति रिवाज, उनको बेस बना करके हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा फॉर्म किए हैं, और टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशंस भी हुई हैं एज पर द सिचुएशंस रिक्वायरमेंट। इज इट क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो सन 1872 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया। इसका सिंपल सा मतलब होता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो करना पड़ेगा। तो क्या सारे वादे निभेंगे? हाँ, हर तरह के वादे निभेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लिया कि दीपक ने अपनी वाइफ को वादा किया कि भाई आज खाना बनाना बढ़िया, रात को लौटते टाइम तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग लेकर के आएंगे। लौटते टाइम भूल गया बेचारा, तो क्या उसकी वाइफ नेक्स्ट डे उसको कोर्ट में घसीट ले जाएगी? रात को मैं हमेशा खाने के बाद अपने पड़ोसी के साथ अपनी गली में टहलता हूँ। एक रात में बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो मैं सो गया, तो क्या अब नेक्स्ट डे मेरा पड़ोसी मुझे कोर्ट ले के चला जाएगा? मैं एक दिन अपने दोस्त को बोला कि भाई चल एक दिन कहीं घूमने चलते हैं, तो बोला हाँ बोल चलेंगे, और उस दिन उसे कोई काम आ गया और वो कहीं और चला गया, तो क्या मैं उसे कोर्ट घसीट ले जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर अब ये डिपेंड करता है कि भाई कौन से मामलों को कोर्ट देखेगा और कौन से मामलों को आएगा। भैया तुम आपस में लड़ो मरो कटो, हमसे मतलब नहीं है। तो ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा कि वो लीगल एग्रीमेंट है या जनरल एग्रीमेंट है। ठीक है, अगर लीगल एग्रीमेंट है तो उन कोई केसेस को कोर्ट देखेगा, लेकिन अगर कोई भी जनरल एग्रीमेंट है तो उनको कोर्ट देखेगा नहीं। वो कहेगा सिंपली कि भैया आप बाहर देख लो, हमारे पास बहुत काम है। अगर हर वादों को कोर्ट देखना शुरू कर दे तो सबसे पहले तो लाइन लगेगी बीवियों की।
क्यों? क्योंकि भैया वो कहेंगे हमारे लिए डायमंड रिंग नहीं लेकर के आए। चलिए अब भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है। इसमें मेनली दो चीज आती है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी कि वो एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कराया जाता है, वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के थ्रू एनफोर्स कराया जाता है। अब भाई एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जानने से पहले हमको जानना होगा कि प्रॉमिस क्या होता है। एग्रीमेंट जानने से पहले प्रॉमिस क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है। दोनों एक ही, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, प्रॉमिस और एग्रीमेंट सेम होता है, बट एक ही चीज होती है कि अगर वो लगा दिया तो एग्रीमेंट, वो हटा दिया तो वो प्रॉमिस। मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, विल यू मैरी मी, और उसने कह दिया यस, तो वो क्या है, मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दिया, वो प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस कभी भी लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, वो जनरल एग्रीमेंट होता है। और अगर इसी के साथ कि मैंने किसी को ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया और साथ ही साथ उसमें कंसिडरेशन भी जोड़ दिया, कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि मेरे लिए तुम ये काम करो, बदले में मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, ठीक है, तो वो होता है एग्रीमेंट। यानी कि अगर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस यानी कि प्रॉमिस, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जोड़ दिया तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से कंसिडरेशन हटा दिया तो वो बन जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दी गई है और एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E में दी गई है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैंने राज को बोला कि यार तुम्हारी जो 2 एकड़ जमीन है उसमें से 1 बीघा मेरे को दे दो, ठीक है, मैं कहा, उसने कहा कि ठीक है 1 करोड़ में दे दूंगा। मैं कहा कि ठीक है मैं खरीदूँ, मैं अपना लग गया पूरा अरेंजमेंट में। 1 करोड़ अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट तो होता नहीं है। तो अब जब मैं 1 करोड़ रुपए अरेंज करके राज के पास पहुंचा, उसने कहा कि मेरे को नहीं बेचना, मेरे को नहीं बेचना, तो क्या मैं कोर्ट में केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट था, लीगल एग्रीमेंट, यानी कि मैंने उसको ऑफर दिया कि मेरे को जमीन खरीदनी है और कहा कि उसने कहा कि 1 करोड़ में दूंगा। मैं कहा ठीक है, और समथिंग इन रिटर्न भी था 1 करोड़ रुपए, यानी कि वो मुझे जमीन देगा, मैं उसे पैसे दूंगा, तो वो क्या हो गया, कंसिडरेशन। जनरली जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगल एग्रीमेंट होते हैं और उनको कोर्ट देख सकती है। हाँ, अगर राज अपनी बात से पलट गया तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि तुमने मुझे बोला था कि अब मुझे जमीन बेचोगे, बट तुमने ऐसा किया नहीं है। अब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, प्रॉमिस के साथ सेट ऑफ प्रॉमिसेस, जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हारा जो मकान है मुझे तुम बिजली भी लगा के देना, उसमें पेंट भी करके देना, उसमें टाइल्स भी लगा के देना, ये तो अलग अलग प्रॉमिस हो गए, तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस प्लस कंसिडरेशन, यानी कि मुझे बदले में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, मकान के साथ मुझे उसमें बिजली भी मिलेगी, पेंटिंग भी मिलेगी, मुझे टाइल्स भी मिलेगी, सेट ऑफ प्रॉमिसेस। और प्लस कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, मैं बदले में उस राज को क्या दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए। इज इट क्लियर? अब कंसिडरेशन में भी इन मनी और इन काइंड, यानी कि मैं उसे पैसे भी दे सकता हूँ या फिर कहूँ कि यार थोड़ा सा अभी आजकल थोड़ा सा कड़की चल रही है, कुछ दिनों बाद में दे दूंगा, कुछ दिनों बाद में, तो वो भी रहेगा। प्रॉमिस भी इन काइंड में आता, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो जाना चाहिए राज के पास, कुछ तो जाना चाहिए, वो प्रॉमिस ही गया तो वो भी वैलिड माना जाएगा। इन कंसिडरेशन का आगे पूरा एक टॉपिक है, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? आज होप इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख ली हम लोगों ने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा क्या गया है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो उसके मुताबिक an agreement which is enforceable by law, which is enforceable by law, वही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कराया जा सकता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब एग्रीमेंट तो हम लोग पढ़ लिए, एग्रीमेंट में प्रॉमिस और एग्रीमेंट हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या चीज़ है। तो सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस दे रखी है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि अगर वो एसेंशियल्स हैं, अगर वो पॉइंट्स किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, लेकिन उनमें से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले 2 पार्टीज, अकेले कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या कभी? कम से कम 2 लोगों की जरूरत तो होनी चाहिए, आपकी तरफ से ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस सामने वाली की पार्टी की तरफ से होना चाहिए, और कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, स्टार लगाया है मैंने,
क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर यही नहीं रहा तो ये लीगल एग्रीमेंट नहीं रहेगा, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट में चला जाएगा। यानी कि एग्रीमेंट बनाते टाइम आपका इंटेंशन था क्या कि अगर कल को सामने वाली पार्टी पलटी अपनी बात से तो क्या मैं उसे कोर्ट लेके चला जाऊंगा? अगर ऐसा इंटेंशन है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है क्या? इसमें बहुत ही लैंडमार्क केस आता है बाल्फर वर्सेस बाल्फर सन 1919 में। इसमें क्या था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, बाल्फर एंड बाल्फर, वो श्रीलंका में रहते थे। कुछ काम के कारण वो चले गए लंदन, यूरोप चले गए और वहाँ पर मिसेस बाल्फर की तबीयत हो गई खराब। तो वो गए कि वहाँ पर इलाज उनका कराने लगे, धीरे धीरे उनका पैसा खत्म होने लगा। तो जो हस्बैंड थे मिस्टर बाल्फर, वो वापस आ गए श्रीलंका। वो कहे कि मैं जा रहा हूँ वापस, वहाँ से टाइम टू टाइम मैं आपको पैसा भेजता रहूँगा। लेकिन अब जब वापस आ गए तो वो भूल गए पैसा भेजना। तो इस कारण से मिसेस बाल्फर बहुत नाराज हो गई। अब वो वहाँ के कोर्ट में चली गई मिस्टर बाल्फर के अगेंस्ट। तो क्या कोर्ट इसको एनफोर्स कराएगा क्या? हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब शादी हुई थी, जब वो वापस जा रहे थे वापस श्रीलंका, तो ऐसा उनके ख्याल में आया था कि मिस्टर बाल्फर पैसा नहीं भेजेंगे तो मैं उनके ऊपर कोर्ट केस कर दूंगी? अगर जज साहब ने ऐसा बोला तो मिसेस बाल्फर क्या कहेंगी? भाई भैया मेरी तो मर्द है, वो कैसे उनको कर सकते हैं कोर्ट में केस? तो कोर्ट जज साहब कहेंगे ठीक है भैया, आप लोग आपस में ही देख लीजिए और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था। क्योंकि जब आप लोगों ने एग्रीमेंट किया तो उस टाइम आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि सामने वाली अगर पार्टी अगर पलटी तो मैं उनको कोर्ट में ले जाऊंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टी की औकात होनी चाहिए एग्रीमेंट करने की। अब औकात पैसों में तौली नहीं जाती है। लॉ में 3 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर वो तीनों चीज़ें हैं तो वो बंदे के अंदर औकात है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का। ठीक है, क्या क्या है? मेजर होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। दीपक है 15 साल का, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चल एक साथ में बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करेंगे। क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि दीपक तो अभी बच्चा है, 15 साल का है। ठीक है, साउंड माइंडेड, दिमाग में आवाज आनी चाहिए क्या? नहीं। मतलब कि उसका माइंड है वो सेंसरी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि उसका दिमाग एकदम सही हालात में होना चाहिए, डिसीजन लेने के सिचुएशन में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि राज को मैंने बोला यार तेरा जो मकान है गाँव वाला वो मेरे को बेच दे। उस टाइम मैंने 4 पैक चढ़ाया हुआ था जब मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया। मैं अपने होश में नहीं था, मैं नशे में था, फुल्ली टाइट था मैं। और मैंने उससे बोला यार मेरे को एग्रीमेंट करना, मेरे को तेरा मकान खरीदना है। उसने कहा ठीक है खरीद लो, 1 करोड़ में बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है। सुबह हुई, मेरा नशा उतरा, अब वो मकान के कागज लेके आ गया कि चलो भाई खरीद लो। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो मेरे को कोर्ट लेके नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट मैं अपने सेंसरी में नहीं था, मैं साउंड माइंडेड नहीं था। क्यों? क्योंकि जब मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया था तब मैं नशे में था। इज इट क्लियर? तीसरा क्या है? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि लॉ के ही थ्रू डिस्क्वालीफाई ना किया गया। अब कौन कौन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं? सबसे पहला एलियन एनिमी। एलियन एनिमी पढ़ने से पहले समझ लेते कि भाई एलियन कौन होते हैं। एलियन यानी कि फॉरेन नेशनल, यानी कि वो बंदा जो हमारे देश का नहीं है। नेपाल का है फॉरेन एलियन, पाकिस्तान का है एलियन, रसिया का है एलियन, जापान का है एलियन। अब एनिमी क्या है? एलियन एनिमी भी हो सकते हैं, एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं। यानी कि वो देश जो हमारा दोस्त है उस देश का नागरिक एलियन फ्रेंड। ठीक है, जापान का एलियन फ्रेंड, रशिया का एलियन फ्रेंड, यूएसए का एलियन फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया का एलियन फ्रेंड, पाकिस्तान का एलियन एनिमी। क्यों? क्योंकि वो देश जिसके साथ हमारी वॉर चल रही है, हमारी लड़ाई चल रही है, उस देश के नागरिक को हम क्या कहेंगे? एलियन एनिमी। और उनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट
क्वालिफाइड बाय लॉ, सॉरी यहाँ नॉट दिस क्वालिफाइड बाय लॉ और नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर्स। फॉरेन सोवरेन यानी कि देश का मुखिया, जैसे हमारे यहाँ के मोदी जी, अमेरिका के ट्रम्प, ठीक है। ट्रम्प अगर चाहे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो किसी देश का मुखिया है। और साथ ही साथ एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स कौन होते हैं? जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार के, उसमें इंडियन एम्बेसी आ रही थी, इंडियन एम्बेसी का नाम का जिक्र हो रहा था बार-बार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हर देश अपना एक ऑफिस खोलता है, ठीक है, ताकि वहां पर रहने वाले भारत के निवासियों की देखरेख कर सके। अगर उनके साथ कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, इलीगल एक्टिविटी कोई भी उनके साथ एक्सरसाइज की जाती है, तो उनका केस वहां पर फॉरेन एम्बेसी ही, इंडियन एम्बेसी वहां पर देखती है। तो अगर, और हर देश वहां पर अपना एक IFS ऑफिसर यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर एक एज एन एम्बेसडर नियुक्त करती है, जैसे क्लियर। तो वो आदमी भी वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जैसे। नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट कौन होते हैं? यानी कि अपराधी। अगर कोई अपराधी है, उस पर कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो आप उसके साथ भी कोई किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इज इट क्लियर। अगर वो अपराध सिद्ध हो चुका है और वो अपनी सजा काट के बाहर आ चुका है, तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इज इट क्लियर। लेकिन अगर अपराध सिद्ध हो चुका है और वो जेल में था लेकिन पेरोल पर बाहर आया है, तो आप उसके साथ तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरोल पर बाहर है तो ठीक है, लेकिन अगर जेल में है तो आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, इज इट क्लियर। इंसॉल्वेंट विजय माल्या के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्या? ठीक है। नेक्स्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन 23 में इनके बारे में बताया गया और कैपेसिटी ऑफ पार्टी सेक्शन 11 में बताया गया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन, पहले कंसिडरेशन को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जब भी आप कोई भी ऑफर कर रहे हैं, सामने से एक्सेप्टेंस आ रहा है, जो कंसिडरेशन है दैट मस्ट बी लॉफुल, वो इलीगल या अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको वो तैयारी कर रहा था जॉब की, ठीक है, और मेरे कोई पहचान के ही लोग थे जिस जगह वो जॉब करना चाह रहा था, जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो जॉब करना चाह रहा था, वहाँ पर कुछ पहचान के लोग थे। उसने कहा कि सर आपके कॉन्टैक्ट है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन दोस्ती अपनी जगह, धंधा अपनी जगह, मेरे को बदले में क्या मिलेगा? उसने कहा कि ठीक है सर, आप जो बोलेंगे दे देंगे। तो ठीक है बाबा, 5 लाख रुपए दे देना, हम तुम्हारा जॉब लगवा देंगे। तो यहाँ पर जॉब लगवाना इलीगल नहीं, लेकिन बदले में जो मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी कि जो पैसा मिल रहा है, घूस मिल रही है, वो अनलॉफुल है, इज इट क्लियर। लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट मस्ट बी लॉफुल, इज इट क्लियर। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त को डरा धमका करके बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, 1 करोड़ रुपए लेना गलत नहीं है, लेकिन मर्डर करना अनलॉफुल है, तो वो क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट है कंसेंसस एड इडम, जिसका मतलब होता है दिमाग मिलना चाहिए, गुड़ नहीं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरा एक दोस्त है सुधीर, ठीक है, उसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार मेरे को गाड़ी बेचनी है अपनी। उसने कहा ठीक है, मैं खरीद लूँगा। मेरे पास 2 गाड़ियाँ, एक सफारी है और एक कंपस है, ठीक है। सुधीर को लगा कि मैं कंपस बेच रहा हूँ, जबकि मैं बेचना कौन से चाह रहा था? मैं सफारी बेचना चाह रहा था, ठीक है। तो यही है कि दिमाग मिलना चाहिए। अगर मैं कंपस की बात कर रहा हूँ तो सामने वाला भी कंपस ही समझे, यानी कि आप जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाला भी उसी चीज़ को समझे। जब चाबी दूंगा तब तो मामला क्लियर हो जाएगा कि आपको कहेगा कि नहीं तुम तो सफारी बेचने वाला, मैं कहेगा नहीं मैं तो कंपस बेचने वाला था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे क्लियर, तो दिमाग भी मिलना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मान लिया कि एग्रीमेंट कर लिया और बाद में हमको वोट देके ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आपका दिमाग भी मिलना चाहिए, यानी कि आपकी आइडियोलॉजी भी सेम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एसेंशियल है फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, और वो एक्सेप्टेंस फ्री होनी चाहिए। फ्री यानी कि मुफ्त नहीं,
आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना बनाया गया हो फॉर गिविंग द एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी फ्री कंसेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन बोला गया है कि अगर ये पांचों में से कोई एक चीज भी यूज की गई है फॉर द एक्सेप्टेंस तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। अगर इन पांचों में से किसी भी तरीके का कोई यूज नहीं किया गया है तो वो कंसेंट फ्री मानी जाएगी। अब कौन कौन से कंसेंट है, कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है कोएर्सन। कोएर्सन का मतलब होता है किसी से डरा धमका करके एक्सेप्टेंस लेना। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे लड़के लोग होते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा जिससे कभी भी मना नहीं होगा, लेकिन पैसे जरूर खर्च हो जाएंगे। जैसे एक बढ़िया सा चॉपर बुक करें, उसको एकदम टॉप फ्लोर पर ले जाएं, एकदम हवा में बढ़िया, या फिर एक क्रूज बुक करें, लेके पानी में चले जाएं गहराई में मस्त, और वहां पर ले जाकर के प्रपोज करें। क्या कभी कोई लड़की मना करेगी? नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या मैंने एक्सेप्ट किया, हम उसके तरफ से दी गई एक्सेप्टेंस फ्री थी? नहीं, मैंने कोएर्सन का इस्तेमाल किया था, यानी कि उससे डरा करके, उसे धमका करके मैंने उससे एक्सेप्टेंस ली थी। इज इट क्लियर? तो बाद में वो मेरे अगेंस्ट केस कर सकती है, वो मना। नेक्स्ट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि किसी को सिचुएशन में फंसा देना, यानी कि इसका बहुत बढ़िया सा एग्जांपल अगर हिंदी में बोले तो इमोशनली ब्लैकमेल करना। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक, उसके पापा के पास मैं गया और उसके पापा ने बोला ठीक है मैं शादी तो कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन लगा। ठीक है, क्या है भाई? है वो कंडीशन को फुलफिल करो तो मानेंगे तुम्हारा प्यार सच्चा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या कंडीशन है? तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद तुमको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, यानी कि मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, तुम बल्कि यहाँ जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है, मैं कहाँ जाऊँगा? उसके जाने के बाद हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। और उसके बाद बापू ये भी कह रहे हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यानी कि सिचुएशन में फंसा करके मेरी एक्सेप्टेंस ली गई, तो वो क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। यानी कि आपके सामने एक ऐसा सीन क्रिएट कर देंगे कि आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके आपकी एक्सेप्टेंस ले ली जाएगी, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड का मतलब होता है कि किसी मूवी का डायलॉग था कि क्या डायलॉग था? हाँ, मुझे तो अपनों ने लूटा, अपने गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली वो बात कर रहे थे फ्रॉड की, वो फ्रॉड की बात कर रहे थे। मतलब कि हमको पता ही है, हमारा इंटेंशन ही है सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। यानी कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, सामने वाले को ऑफर दे रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन ही है सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि मेरी एक गाड़ी है और उसका इंजन 3-4 बार खुल चुका है बढ़िया। अब मैंने दीपक को बोला कि यार मेरी गाड़ी तू खरीद ले, एकदम मक्खन जैसी चलती है। मुझे पता है कि इंजन 3-4 बार खुल चुका है, अब फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मक्खन जैसी गाड़ी एकदम चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चलाओ, यूज करो, 1 लाख रुपए भेज दूंगा। ठीक है यार, 1 लाख रुपए में इतनी महंगी गाड़ी तुम भेज रहे हो, ले लो, ले लेता हूँ। तो मेरा क्या था, मेरे को तो पता था, मेरा इंटेंशन ही था सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। मुझे पता था कि प्रोडक्ट में खराबी है, स्टिल मैंने उस प्रोडक्ट को ये बात छुपा करके बेच दिया कि उसका इंजन 2-3 बार खुल चुका है। इज इट क्लियर? यानी कि मेरा इंटेंशन ही था सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि गाड़ी में खराबी आने वाली, स्टिल मैंने उसे बेच दिया। मुझे पता ही नहीं था, फिर भी मैंने दीपक को वो गाड़ी बेच दिया। ठीक है, तो जब दीपक खरीदेगा वो बाद में दिक्कतें सामने आएंगी, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का। मेरा रिप्रेजेंटेशन मिस कर गया, यानी कि मिस रिप्रेजेंट हो गया। मुझे खुद भी नहीं पता था कि गाड़ी में कोई दिक्कत है, और मैंने उसे बोला कि भाई गाड़ी एकदम मक्खन जैसी चल रही है और इसको ले जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्टेक अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े, कंसेंसस एड इनफ, दिमाग मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैं सफारी बेचने की बात कर रहा हूँ तो सामने वाला भी सफारी ही समझे। मान लो वो कंपास समझ लिया, तो क्या हुआ, दोनों से गलती से मिस्टेक हो गई। इज इट क्लियर?
तो अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो कोर्सन है, चाहे वो कोर्सन हो, चाहे वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू लिया गया एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो फ्रॉड के थ्रू एक्सेप्टेंस लिया गया, चाहे वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सेप्टेंस लिया गया, इन चार के थ्रू अगर एक्सेप्टेंस लिया गया है तो उस केस में जिससे भी एक्सेप्टेंस लिया गया, यानी कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी यानी कि पीड़ित पार्टी है, उसके पास एक राइट आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, वॉइड कर सकता है, यानी कि उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, यानी कि इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ राइट आ जाने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। जब तक कि आप अपने एक्सरसाइज को, यानी कि जब तक कि एग्रीव्ड पार्टी अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करेगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन मिस्टेक के केस में वॉइड सीधे सिंपली डिक्लेयर कर दिया, मिस्टेक में वॉइड का मतलब समझ में आया? यानी कि अगर आपको पता है कि भाई हम सफारी बेचना चाह रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि मैं कंपास खरीदना चाहता हूँ, जब चाबी देंगे ना तब पूरी बात क्लियर हो जाएगी, वहीं पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। वॉइड, वॉइडेबल, इल्लीगल, ये सब हम लोग अभी आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो एक्ट पॉसिबल हो करने को। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि यार चलते हैं लेह लद्दाख बाइक से, क्या पॉसिबल है लद्दाख बाइक से जाना? ऑब्वियसली पॉसिबल है। मैंने कहा कि मैंने दीपक से बोला कि तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। पॉसिबल है, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं। मैंने पूजा को बोला कि 3rd फ्लोर से कूद जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर बच गई तो। पॉसिबल, डिफिकल्ट है, पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यानी कि वो एक्ट पॉसिबल होना चाहिए। अब कह रहा है कि भाई तुम इस चादर में 10 रुपए डालो, मैं ऐसे छड़ी घुमाऊंगा, तुरंत का तुरंत ये 10 रुपए 1 करोड़ रुपए बदल जाएगा। पॉसिबल है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। मैं कहा कि मैं ऐसे हाथ फेरूंगा, बादल सारे हट जाएंगे और मैं बदले मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट और एक्ट पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ओरली हो जाते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें राइटिंग की जरूरत होती है, कुछ में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है और कुछ में स्टैम्प कराना होता है। जैसे इंश्योरेंस, उसमें राइटिंग में होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है वो राइटिंग में होता है। अगर ओरली राइट हमने इंश्योरेंस ले लिया तो कल को अगर कंपनी भाग गई या पैसे देने से मना कर दिया, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो ओरली था, कहीं राइटिंग में नहीं था। इसी वजह से हम लोग जनरली जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइटिंग में होता है। कुछ केसेस हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग रजिस्टर्ड भी कराते हैं और साथ ही साथ स्टैम्प्ड भी कराते हैं। मतलब कि जैसे अगर मैंने ज़मीन खरीदी, कहाँ कहाँ पर उस ज़मीन पर अपना नाम लिखते फिरेंगे? इससे बढ़िया गवर्नमेंट ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, उसको अपने नाम रजिस्टर करा लीजिए, उसको स्टैम्प्ड करा लीजिए, यानी कि ये क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन आप ही की है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग यानी कि मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। आप जो जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो एकदम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं एक बहुत ही बड़ा ऑयल डीलर हूँ, मेरे पास आयुषी का कॉल है, उसने कहा कि मेरे को तेल दे दो। अरे भैया कौन सा तेल चाहिए? बादाम का तेल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कौन सा तेल चाहिए आपको? ये क्लियर करना पड़ेगा। मेरे पास 2 घोड़े हैं, वाइट और एक हॉर्स, मैं बेचना चाह रहा हूँ, मैं कहा भाई मुझे घोड़े बेचने हैं। अरे कौन सा घोड़ा बेचना है वो तो क्लियर करो सर। तो सेक्शन 29 में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में के बारे में बताया गया। इज इट क्लियर? चलिए अब लास्ट एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 24 से सेक्शन 30 तक में इसके बारे में बताया गया है। यानी कि कोर्ट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि अगर इन एक्ट को किया गया है तो देखना ही नहीं है कि सेक्शन 10 के एसेंशियल्स एप्लीकेबल हैं या नहीं, ये सीधे वॉइड हैं। कई सारे इसमें एक्ट हैं, कई सारे इसमें चीज़ें बताई गई हैं, सब आगे पढ़ेंगे।
जैसे एग्जांपल में एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, और उसने एक शादी है, उसकी शादी तय हो गई। अब लड़के को मैंने बोला कि तू 1 करोड़ रुपए रख ले भाई, लेकिन उससे शादी मत करियो, ठीक है। और उसको मैंने 1 करोड़ रुपए दे भी दिए, और कल को अगर वो शादी कर लिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। यानी कि अगर किसी को शादी करने से रोका गया कि तुम 10 लाख रुपए ले लो और पूरे जीवन बाल ब्रह्मचारी बन के रहना, तो क्या, और वो 10 लाख रुपए ले लिया और कल को अगर शादी कर लिया ना तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। किसी को शादी करने से रोकते हैं कुछ पैसा दे करके या कोई एक्ट यूज करके, तो मैं उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता अगर कल को उसने शादी कर ली। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि किसी को अगर बिजनेस करने से भी रोक रहा हूँ मैं, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे वॉइड हो जाएगा। वहाँ पर कोर्ट देखेगी ही नहीं कि सेक्शन 10 के एसेंशियल्स एप्लीकेबल हैं या नहीं है। इज इट क्लियर? जैसे मैंने कहा, मेरे कॉम्पिटिटर था, वो अपनी कोचिंग की ब्रांच मेरी कोचिंग के जस्ट सामने ही स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। मेरी कोचिंग, वो अपनी कोचिंग की ब्रांच मेरे कोचिंग के जस्ट सामने ही स्टार्ट करने वाला था। मैंने उसको 10 लाख रुपए दिया और कहा कि यहाँ कोचिंग मत खोलना, तुम कहीं और खोलो, लेकिन यहाँ ना खोलना। वो 10 लाख रुपए रख लिया। 1 महीने बाद उसने अपनी कोचिंग की ब्रांच मेरे कोचिंग के सामने खोल दी। मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता कि मैंने उसको मना किया था बिजनेस करने से, ठीक। तो उस केस में हमारे और उसके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो टोटली वॉइड था। इज इट क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट के वीडियोस में हम लोग आगे के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे और बाकी का पूरा धीरे धीरे करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खत्म करेंगे। थैंक यू।